साथ कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस को धूर्त और बहुरूपिया बताते हुए इसके नए वेरिएंट से बचने के लिए सतर्क रहने की जरूरत बताई है। उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट को बच्चों और युवाओं के लिए भी खतरा बताया। उन्होंने गांवों में कोरोना की रोकथाम के लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बताई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पुदुचेरी, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, केरल और हरियाणा के डीएम के साथ मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है। एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजीज भी डायनेमिक होने चाहिए। साइंटिफिक लेवल पर हमारे वैज्ञानिक वायरस के बदलते स्वरूपों से निपटने के लिए दिन रात काम कर ही रहे हैं। वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है, उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, यानी ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी जो ऐसी पिछली कई बैठकों में शामिल नहीं हो पाई, उनके सचिव पहुंचते हैं, वो कहती हैं बिजी हैं, ऐसे बैठक में वो आती हैं और बाद में कहती हैं उनको बोलने तक का मौका नहीं दिया गया, सीएम कठपुतली बने बैठे रहे, अपमानित किया गया उन्हें। देखिए, ममता ने जो आरोप लगाया उसको पीएमओ सूत्रों ने सिरे से नकार दिया। मैं आपको 2-3 बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं जो सरकारी सूत्रों ने के हवाले से कही जा सकती है। पहला कि देश भर के उन राज्यों के डीएम्स वहां मौजूद थे जो कोरोना पीड़ित हैं। कम से कम 5 राज्य आज की बैठक में ऐसे थे जो कि विपक्षी शासित राज्य हैं। आंध्र प्रदेश था, उसमें छत्तीसगढ़ था, राजस्थान था, महाराष्ट्र था। यहाँ ये तमाम विपक्षी शासित राज्य हैं जहाँ के डीएम पीएम की इस बैठक में बोले। हर 54 अगर डीएम वहाँ मौजूद थे तो हर डीएम को बोलने का मौका नहीं मिल सकता था, तो हर राज्य से 2 या 3 डीएम बोले थे। और जहाँ तक बंगाल की बात है, बंगाल से 24 परगना के डीएम को बोलने के लिए लिस्ट में नाम था, लेकिन जब उसके बोलने की बारी आई तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसे बोलने दिया और वहाँ बोला कि वो खुद ही बोलना चाहती हैं। सूत्रों के मुताबिक उस समय हंगामा कर ममता बनर्जी वहाँ से चली गई और न खुद बोला न उन्होंने अपने कलेक्टर को बोलने दिया था, ये सूत्र बता रहे हैं। और दूसरी बात, और उन पीएम सूत्र का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री ने अब तक जितनी भी कोविड को लेकर बैठकें की हैं मुख्यमंत्रियों के साथ, किसी भी बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई हैं। और पश्चिम बंगाल ने आज शामिल होने की हामी भरी थी, मुख्यमंत्री कई थे, लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं था कि मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में आकर बोलना था। उन्हें बस अब जो डीएम सुझाव दे रहे हैं, डीएम जो विचार साझा कर रहे हैं, उस अगर कहीं अनूठे विचार आते हैं उसको बाकी जिलों में उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, इस बारे में सोचना था। अब इसी के बारे में प्रधानमंत्री ने अंत में कहा, लेकिन पीएमओ सरकारी सूत्रों का यही आरोप है, रविशंकर प्रसाद ने भी यही कहा कि अगर राजनीतिक सियासी ड्रामा ममता बनर्जी खेलना चाहती हैं तो इस बहाने खेलें, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो है कम से कम बंगाल और कलकत्ता में इससे कमजोर ही होगी, क्योंकि आप अपने ही जो महामारी फैल रही है उससे एक परस्पर सहयोग और केंद्र के साथ समन्वय बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जरा रहिए आप साथ। बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने पीएम की बैठक पर आरोप लगाने के लिए ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर दिखा दिया कि उनकी प्रशासन पर कोई रुचि नहीं है। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री की जिलाधिकारियों के साथ बैठक पर सियासत करने की कोशिश की, जबकि इससे पहले प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर पिछले कुछ महीने में कई बैठक कर चुके हैं। वो कितनी बैठकों में शामिल हुई? 0। अब वो नहीं बोलने देने का आरोप लगाकर पीएम डीएम की बैठक को हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं। शर्मनाक। जिन 7 जिलाधिकारियों को बोलने का मौका मिला, उनमें 5 गैर बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से थे। अमिताभ जी, आखिरकार सिर्फ ममता बनर्जी को ही दिक्कत क्यों है? क्योंकि और जो केंद्र शासित नहीं है राज्य, वहां से तो किसी ने नहीं कहा कि वहां वो अपमानित महसूस कर रहे थे या उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। सिर्फ ममता बनर्जी को ही दिक्कत क्यों?
देखिए, पूरी की पूरी ये राजनीतिक लड़ाई है और इस राजनीतिक लड़ाई में कम से कम कोरोना जैसी महामारी, किसानों जैसे मुद्दे, ये तमाम चीज़ें नहीं आनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी कोविड से तमाम मुद्दों पर अगर बैठकों का बहिष्कार कर रही हैं, अगर बीजेपी का पूरा बंगाल का कैंपेन इस बात पर था कि बंगाल के किसानों को न आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है, न किसान निधि में जो डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में सहयोग नहीं कर रही है। तो पूरी तरह से ये सियासी लड़ाई है और सियासी लड़ाई में शायद आम जनता ही जूझ रही है। रहिए जरा आप साथ। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट से निपटने के लिए जिलाधिकारियों की भूमिका को बेहद अहम बताया और वैक्सीनेशन पर जोर देने की जरूरत भी बताई। आपकी मौजूदगी से, आपके संवाद से गांव में ये डर निकल जाता है कि कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। आपको देखते ही तो सारा मन उसका बदल जाता है। इससे लोगों में साहस के साथ ही अपने गांव को बचाने की जागरूकता भी बढ़ती है। और मेरा आग्रह है, हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 15 दिन के टीकों की उपलब्धता की जानकारी राज्यों को दी जा रही है। वैक्सीन सप्लाई टाइमलाइन की स्पष्टता होने से टीकाकरण से जुड़े मैनेजमेंट में आप सभी को और आसानी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि हर जिले और वैक्सीनेशन सेंटर के स्तर पर सप्लाई और सुदृढ़ होगी। इससे टीकाकरण से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करने में, पूरी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत मदद मिलेगी। अमिताभ जी, आप जिक्र कर रहे थे कि वहां डीएम जो उत्तर 24 परगना के थे उनको बोलना था, ममता बनर्जी ने उनको भी नहीं बोलने दिया। वो तो अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हो सकते थे ना। बिल्कुल, वो अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र थे और उन्हें अपने जिले की बात रखनी थी, उन्हें पूरे राज्य की बात नहीं रखनी थी। पश्चिम बंगाल से और भी डीएम शामिल थे, लेकिन लिस्ट में जिनका नाम था बोलने का 24 परगना के डीएम का, लेकिन ममता बनर्जी ने जब उनके बोलने की बारी आई उनको भी रोक दिया और ये आरोप लगाने लगी कि उन्हें बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया। अब ऐसे में जो बैठक चल रही है वो किस दिशा में जाएगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। फिर बहरहाल उस मीटिंग को उस समय ही खत्म करना पड़ा। ममता बनर्जी ने फिर मीटिंग से बाहर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम मोदी सरकार पर आरोप लगा दिए। तो एक पूर्व सुनियोजित प्लानिंग, एक योजना जो जिसे सियासी योजना कह सकते हैं कि मोदी सरकार को किस तरह से नीचा दिखाया जाए, उस दिशा में एक हो सकता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, यह सियासी लड़ाई है और यह सियासी लड़ाई 2014 से चल रही है। बीजेपी अपनी पैठ वहां बना रही है, ममता बनर्जी उसको रोकना चाहती हैं और इस सियासी लड़ाई के बीच जो जूझ रहा है वो है बंगाल की जनता, चाहे वो बिल्कुल रहिए जरा आप साथ। वहीं ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस के खौफ ने लोगों को डरा दिया है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि पीएमसीएच में भर्ती 4 मरीजों में व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई है। पीएमसीएच में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर एसएन सिंह ने मरीजों में व्हाइट फंगस की पुष्टि की। डॉक्टरों ने कोरोना के मरीजों और इससे ठीक हो चुके मरीजों से व्हाइट फंगस को गंभीरता से लेने की अपील भी की। डॉक्टरों का कहना है कि देरी से पहचान होने पर व्हाइट फंगस के मरीज की जान को खतरा हो सकता है। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले कोरोना मरीजों को व्हाइट फंगस का ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। व्हाइट फंगस की वजह से मरीजों की त्वचा को नुकसान पहुंच रहा है। कोरोना की जांच को लेकर आईसीएमआर ने बड़ा फैसला किया। आईसीएमआर ने घर में कोरोना का टेस्ट कराने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है और इस किट का इस्तेमाल करने वाले लोग नाक के जरिए सैंपल लेकर संक्रमण की जांच कर सकेंगे। इसके इस्तेमाल के लिए नई एडवाइजरी भी जारी की गई है। आईसीएमआर की ओर से जारी बयान के मुताबिक घर में जांच सिर्फ वही लोग कर सकेंगे जिनमें कोरोना के लक्षण हो या फिर वो किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए हों। घर में जांच के लिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट मिलेगी। इस रैपिड एंटीजन किट से घर बैठे कोरोना जांच के लिए आपको इस किट के जरिए अपनी नाक से सैंपल लेना होगा। इसके बाद उस टेस्ट
स्ट्रिप की फोटो लेनी होगी। ये फोटो उसी फोन से लेनी होगी जिस पर टेस्ट के लिए ऐप डाउनलोड होगा। ऐसा करने के बाद मोबाइल फोन का डेटा सीधे आईसीएमआर के टेस्टिंग पोर्टल पर स्टोर हो जाएगा और इस टेस्ट के जरिए जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें संक्रमित माना जाएगा और फिर किसी दूसरे टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉजिटिव लोगों को आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस माननी होगी। अब आपको बताते हैं कि घर बैठे जांच में अगर आप नेगेटिव आए तो क्या करना है। इस किट से जांच के बाद लक्षण वाले जिन मरीजों की जांच नेगेटिव आएगी उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। लक्षण वाले सभी रैपिड एंटीजन नेगेटिव लोगों को संदिग्ध कोविड केस माना जाएगा और ऐसे लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आने तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया में मरीज की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। कोरोना के नए मामलों में आज एक दिन पहले की तुलना में मामूली उछाल देखा गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,76,000 मामले सामने आए। हालांकि राहत की बात यह है कि एक दिन में कोरोना की वजह से होने वाली मौत के आंकड़े में काफी कमी दर्ज की गई। एक दिन पहले कोरोना की वजह से 24 घंटे में 4500 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई थी, जबकि आज ये आंकड़ा 4000 से नीचे पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 3,874 लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों में करीब 3,69,000 लोग ठीक हुए हैं और घर गए हैं। राहत की बात तो यह भी है कि पिछले कई दिनों से ठीक हुए मरीजों की संख्या नए मरीजों से ज्यादा रही है। मुंबई के पास अरब सागर में फंसे लोगों को बचाने के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 4 दिनों से जारी है। वहां अभी भी 38 लोग फंसे हुए हैं जिन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने सीधे ओएनजीसी और केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय पर निशाना साधा है। नवाब मलिक ने ओएनजीसी पर टाउटे तूफान की चेतावनी को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। साथ ही हादसे में हुई मौत के लिए ओएनजीसी के अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया है। महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री के मुताबिक अगर टाउटे तूफान की चेतावनी पर ध्यान दिया गया होता तो न तो 600 से अधिक लोगों की जान खतरे में पड़ती, न 37 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती। नवाब मलिक ने जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत निलंबित करने और उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस चलाने की मांग की है। ये सीधे जिम्मेदारी ओएनजीसी की है। ओएनजीसी कहेगी कि एफकॉन की है, एफकॉन कहेगा कि बार्ज मालिक की है। कल हमने मुद्दा उठाया तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने रात में इंक्वायरी पैनल सेटअप किया है, लेकिन सिर्फ इंक्वायरी पैनल सेटअप करने तक ही चलेगा नहीं। चाहिए सरकार को कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें तत्काल रूप से सस्पेंड करे और 304 के तहत मुकदमा दर्ज हो सदोष मनुष्य बल हत्या का, और जो भी दोषी है उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। इस बीच बीजेपी ने नवाब मलिक पर हादसे और लोगों की मौत पर राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी के नेता अतुल भालकर ने मामले की जांच के आदेश पहले से दिए जा चुके हैं, ये कहा, और नवाब मलिक को भी इस बात की जानकारी। उनको तो राजनीति करना है हर बात की, लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये ओएनजीसी ने जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो डीप सी में 150 किलोमीटर के ऊपर जो प्लेटफॉर्म रिगिंग ऑयल रिग का काम कर रहे थे, वहाँ दुर्घटना घटी है। सामने बात ये आई है कि उनको भी बाकी लोगों के जैसा 3 दिन पहले ये बताया गया था कि आप यहाँ से लोगों को किनारे पे शिफ्ट करो, लेकिन ये काम एक निजी कंपनी एप्सॉन करके कर रही थी और इस बात की पूरी जांच करने के लिए कल ही केंद्र के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाए गए जहाज P305 के चीफ इंजीनियर रहमान शेख ने जहाज के कैप्टन को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया। चीफ इंजीनियर के मुताबिक कैप्टन ने टाउटे तूफान को लेकर मिल रही चेतावनी की अनदेखी की। चीफ इंजीनियर के मुताबिक जहाज को पोर्ट न ले जाकर समुद्र में ही रखने का फैसला कैप्टन का था। चीफ इंजीनियर ने हादसे के लिए पूरी तरह से कैप्टन को जिम्मेदार ठहराया। इससे ही पूरा सारे कुछ हो गया, सब गड़बड़ हुआ। हाँ?
कैप्टन और क्लाइम कैप्टन एंड क्लाइम रेफ का वजह से वेसल हादसा हुआ। तो अगर इतने लोग जो मरे इसके जिम्मेदार कौन है? अभी कैप्टन और क्लाइन है। टाउटे की तबाही के बाद अरब सागर से अब तक 37 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 38 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। नौसेना ने 17 मई को चक्रवाती तूफान में फंसे 700 से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया था वो आज चौथे दिन भी जारी है। नौसेना का आरोप है कि उनकी तरफ से लगातार चेतावनी देने के बावजूद मुंबई हाई एरिया में निजी कंपनियों ने करीब 700 कर्मचारी भेजे जो मुसीबत के तूफान में फंस गए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने जहाजों के डूबने की वजह जानने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया। 3 सदस्यों की ये कमेटी 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी। तूफान में फंसे कई लोगों की मौत की पुष्टि। अरब सागर से निकाले गए कई शव। बचाव के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन। जहाजों के डूबने की होगी जांच। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बनाई कमेटी। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को। उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। आपके बाकी साथियों की स्थिति के बारे में बता पाएंगे कुछ? जो अभी वो हमारा जैसा ही स्थिति है सब। जानलेवा तूफान की चपेट में आने के बाद खुद के सही सलामत होने पर भावुक अभय की जुबान नेवी का गुणगान करते थक नहीं रही। मौत के जबड़े से कोई उन्हें और उनके साथियों को छीन कर ले आया तो वो नेवी और कोस्ट गार्ड के जांबाज ही थे। अब इन जवानों की शौर्य की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो हादसे के 4 दिन बाद भी अपनी जान पर खेलकर लापता लोगों की तलाश करते दिखे। इस उम्मीद में कि शायद अब भी कोई जिंदगी तूफानी हवा, समंदर की गहराई और पानी की लहरों को चुनौती दे रहा हो। आईएनएस कोच्चि की ये तस्वीर नेवी और कोस्ट गार्ड के हौसले और समर्पण की तस्दीक करती है। बचाव दल में शामिल जाबाजों की बीते 3 दिनों से अरब सागर में तिनके की तरह बहने वाली चीज तक पर पैनी नजर है। वो 4 जहाजों पर सवार उन लोगों की तलाश करते दिखे जो तूफान की चपेट में आने के बाद से लापता हैं। और जैसे ही उन्हें पानी में कहीं भी इंसानी वजूद होने का एहसास होता, वो अपनी परवाह किए बगैर जिंदगी की तलाश में छलांग लगाने में देर नहीं करते। जब भाव ऐसा हो, जब साहस ऐसा हो, जब मकसद ही दूसरों की जिंदगी बचाना हो, तो बचने वाले ऐसे इंसानों को देवदूत माने भी क्यों नहीं। मैं 11 घंटे समंदर के पानी में रहा हूँ। इसके बाद में नेवी वालों ने आके मेरे हम लोगों को बचाया है। मैं तो नेवी को सैल्यूट करता हूँ सर, उन्होंने हमारी जान बचाई। बहुत जोखिम में अपना मतलब अपना सब कुछ ये निछावर करके सर उन्होंने हमारी जान बचाई है। हादसे के चौथे दिन बाद भी बचाव का ये अभियान जारी रहा। नेवी और कोस्ट गार्ड के रेस्क्यू ऑपरेशन में आईएनएस कोच्चि और आईएनएस कोलकाता के अलावा आईएनएस ब्यास, आईएनएस बेतवा, आईएनएस तेज को भी तैनात किया गया। इस अभियान में शामिल लोगों के लिए टाउटे तूफान में फंसे 4 जहाजों पर तैनात 695 कर्मचारियों को बचाने की बड़ी चुनौती थी। ये चारों बॉम्बे हाई में ओएनजीसी के एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स को दुरुस्त करने में लगे थे। सबसे ज्यादा लोग बार्ज P305 में सवार थे। टाउटे तूफान की चपेट में आने के बाद बचाव दल ने 600 से ज्यादा लोगों को तो बचा लिया, लेकिन कई लोगों के शव मिले और कुछ अब भी लापता हैं। नौसेना का आरोप है कि उनकी तरफ से लगातार चेतावनी देने के बावजूद मुंबई हाई एरिया में निजी कंपनियों ने अपने कर्मचारी भेजे। अब पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है जो जहाजों के डूबने की जांच करेगी। इस कमेटी में 3 सदस्य हैं और ये कमेटी 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी ऐसे हादसे रोकने पर भी सुझाव देगी। भविष्य में ऐसे हादसे न हो, इसके लिए सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है, लेकिन बचाव दल का अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें जिंदगी की रत्ती भर भी उम्मीद दिखेगी। टाउटे तूफान का असर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में आज भी देखने को मिल रहा है। आज भी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में रुक रुक कर बारिश होने
का अनुमान है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी यूपी में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलती रहेंगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों में जोरदार बारिश के साथ ओले गिरने का अनुमान जताया है। वहीं उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। टाउटे तूफान की वजह से गुजरात के गिर सोमनाथ में एक सोलर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचा। गिर सोमनाथ के ऊना तहसील में लगे इस प्लांट में भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से सोलर की सारी प्लेट बिखर गई और कई प्लेट तो टूट भी गई। इस तूफान की वजह से इस सोलर प्लांट में लाखों का नुकसान हुआ। चक्रवाती तूफान टाउटे का असर गुजरात के गिर नेशनल पार्क के जानवरों पर भी पड़ा। भारी बारिश के बाद जंगल के कई हिस्सों में पानी भर गया, जिसकी वजह से जानवर जंगल के बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। गिर पश्चिम के ओकलवाड़ी इलाके से शेरों का एक वीडियो सामने आया, जिसमें बब्बर शेर पानी से बचने के लिए जंगल से बाहर आते हुए दिखाई दिए। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि जंगल के शेर पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि टाउटे तूफान का असर जानवरों के आशियाने पर भी पड़ा है। तो ये तस्वीरें जरा देखिए गिर नेशनल पार्क की, जहां पर जो शेर हैं वो अब पानी से बचने के लिए ऐसी जगह आने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर पानी का कहर ना हो, यानी उनका आशियाना भी उजड़ गया है इस तूफान के चलते। लेकिन सरकार ने ये कहा कि जंगलों में स्थिति ठीक है, ज्यादा पानी नहीं भरा है और किसी भी जानवर को कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी हैं कि जानवर भी परेशान नजर आ रहे हैं। अरब सागर से उठे तूफान टाउटे का असर अब उत्तर भारत में दिख रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में 24 घंटे से ज्यादा वक्त से बारिश हो रही है, जिसके बाद दिल्ली में बारिश का रिकॉर्ड जो है वो 35 साल का रिकॉर्ड टूटा है। दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट आ गई है, तो वहीं कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। टाउटे के असर से दिल्ली तरबतर। बारिश ने दिल्ली में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। दिल्ली की सड़कों पर भरा मुसीबत का पानी। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। टाउटे तूफान के असर से शुरू हुई बारिश ने दिल्ली को कई घंटों तक लगातार इतना भिगोया कि यहां बारिश के एक नहीं कई रिकॉर्ड टूट गए। दावा किया गया दिल्ली में बारिश का 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 19 मई को 24 घंटों के अंदर 119 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि इससे पहले 1976 में मई के महीने में 24 घंटों में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। यही नहीं, तेज और लगातार बारिश की वजह से दिल्ली में तापमान भी इतना गिर गया कि मई के महीने में सबसे कम तापमान का रिकॉर्ड भी टूट गया। 19 मई को सामान्य से 16 डिग्री कम यानी 23.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में 70 साल के बाद मई में कल का दिन सबसे ठंडा दिन बताया गया। इससे पहले दिल्ली में 1951 में मई के महीने में सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया था। दिल्ली बारिश की तेज फुहारों से इस कदर तरबतर हुई कि कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी गवाही ये दो तस्वीरें दे रही हैं। यही नहीं, कुछ जगहों से नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई। नजफगढ़ में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया और उसमें एक ट्रक समा गया। तो वहीं दिल्ली को मेहरौली और हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ने वाली सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। कई घंटों की लगातार बारिश की वजह से इस इलाके में पानी भरता चला गया। नतीजा ये हुआ कि सड़क से गुजर रहे कई ट्रक और गाड़ियां यहां फंस गए और पानी में डूब गए, जिन्हें निकालने के लिए वहां क्रेन को बुलाना पड़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूं पुल प्रहलादपुर सबवे पर और यहाँ पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो बीते कल दिन भर पूरे दिन कभी हल्की बारिश कभी तेज बारिश, रात में भी बारिश हुई है, उसके मद्देनजर जो है पुल प्रहलादपुर सबवे में जलभराव आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है और इस वजह से जो ये सड़क है ये पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूंगा, जो बदरपुर की तरफ से ये रास्ता मेहरौली की तरफ जा रहा है, गुरुग्राम की तरफ जा रहा है और वहां पर देखिए बड़ा सा ट्रक फंसा हुआ है पानी में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ा सा ट्रक फंसा हुआ है। सड़क के दूसरे तरफ भी ट्रक फंसे हुए हैं, टेम्पो फंसे हुए हैं। गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे फंसी, यहाँ बंद हो गई थी, तो यहाँ से बंद होते समय पे सीधी गाड़ी मेरी बहते वहाँ पहुँच गई। ड्राइवर था, ड्राइवर को बड़ी मुश्किल से हम निकले हैं वहाँ से।
और उसके बाद फिर यहाँ पे आए, फिर अब गाड़ी निकल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ पे, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमें। दिल्ली के धौला कुआं में भी सड़क पर इतना पानी भर गया जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर एक सर्विस लाइन है जो पूरी तरीके से, जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि पूरी सर्विस लाइन में शुरू से आगे तक, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, आप देखेंगे कि पानी भरा हुआ है। वाटर लॉगिंग की ये स्थिति दिल्ली की जगह जगह पर बनी हुई है। बारिश की अगर बात करें तो 24 घंटे में जो दिल्ली में बारिश हुई उसने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 24 घंटे में 119 मिलीमीटर बारिश दिल्ली में हुई है, जो कि 45 साल पहले मई के महीने में 60 मिलीमीटर का रिकॉर्ड था। तो जाहिर है इतनी बारिश के बाद दिल्ली की जगह जगह पर वाटर लॉगिंग देखी जा रही है। उधर दिल्ली के साकेत इलाके में भी रात भर हुई लगातार बारिश की वजह से एक सड़क के दोनों ओर 2 पेड़ गिर गए, जिससे वहां का रास्ता रुक गया। सुबह होते ही लोग सड़कों पर निकले तो सड़क पर गिरे पेड़ की वजह से वहां जाम लग गया। टाउटे तूफान का असर केवल तटीय इलाकों में ही देखने को नहीं मिल रहा है, मैदानी इलाकों में भी मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के महर्षि वाल्मीकि मार्ग में और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बीती रात जो तेज हवाएं चल रही थी, कभी तेज बारिश कभी हल्की बारिश, उसके वजह से जो है ये पेड़ टूटकर बीच सड़क पर ही गिर गया है, जिससे यहाँ के लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है। एक तरफ से ये जो सड़क है वो पूरी तरीके से बंद हो गया, तो दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो ये जो दूसरी तरफ की ये सड़क है, ये सड़क भी अब पर भी पेड़ जो है आधे रास्ते तक यहाँ पर पेड़ टूट के गिरा हुआ है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही है। टाउटे तूफान का असर दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में दिख रहा है, जबकि देश भर के कई राज्यों में टाउटे के असर से बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक जिन राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है उनमें दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, केरल और कर्नाटक शामिल हैं। तो आज जो है ये जो है उदयपुर के क्लोज है, उदयपुर में तो काफ़ी बारिश हुआ है जो दक्षिण राजस्थान है। इसका जो रेमिनेंट है वो अभी काफ़ी एक्टिव है उत्तर भारत में, तो खास करके राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो इलाका बताया इसमें बारिश होगा। जो हेवी रेनफॉल वार्निंग जो हम लोग दिए हैं मेनली उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश, तो हम लोग रेड कलर रखे हैं। यूपी में भी टाउटे तूफान की वजह से कई जिलों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के 16 जिलों में आज भी बारिश होने का अनुमान है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट है। यही नहीं, बारिश के दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी अनुमान जताया गया है। इस बीच बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। उधर उत्तराखंड में कल से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला आज भी पूरे दिन जारी रहने का दावा किया गया है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया, जिसके लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर पहाड़ के 9 जिलों में भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। 20 और 21 मई को 9 के 9 पहाड़ी जिलों में मौसम काफी खराब हो सकता है, इसलिए चाहे एसडीआरएफ हो या फिर आपदा प्रबंधन विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है कि लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की बारिश बरसात के मौसम में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार मई में हुई बारिश ने जहां न सिर्फ लोगों की चिंता बढ़ाई है, वहीं मौसम में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। तापमान की अगर बात करें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में बर्फबारी हुई है। वहां पर सामान्य से तापमान लगभग 6 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे गया है। अगले 24 घंटों में उत्तराखंड में ज़्यादातर जगह जो है मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। साथ ही जो उत्तराखंड के मैदानी जिले हैं और पहाड़ी पर्वतीय जिले हैं, वहाँ पे कहीं कहीं भारी से लेकर के बहुत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है। जबकि जो उत्तराखंड के आंतरिक जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, वहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है। उसके बाद जो है 21 तारीख से वर्षण में काफ़ी कमी हो जाएगी और केवल जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं, विशेषकर कुमाऊं जो रीजन है, वहाँ पे कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है।
उधर हरियाणा के भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने आज दिन भर तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई तो राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई और सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। यही नहीं, राज्य सरकार ने इस बीच लोगों से घरों में ही रहने की अपील भी की। इसके लिए हम एडवाइजरी तमाम नागरिकों को जारी कर रहे हैं। उसके साथ तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को भी आदेश दे रहे हैं कि इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग रहे और किसी भी जान माल का नुकसान ना हो। इसके लिए जो संबंधित प्रबंध करने हैं वो करें। मेरा तो एक आग्रह तमाम नागरिकों से है कि अगले 48 घंटे अपने आप को सुरक्षित रखें और घर के अंदर रहें, क्योंकि स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर की, ये इंक्रीज भी हो सकती है, जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है। कई घंटों तक लगातार हुई बारिश यूपी के कुछ इलाकों में कहर बनकर टूटी। शामली में एक मकान की छत गिरने से एक महिला और बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को मदद और मुआवजा देने के निर्देश दिए। उधर प्रशासन की लापरवाही से गौतम बुद्ध नगर में 100 टन गेहूं बारिश में भीगकर खराब हो गया। चक्रवाती तूफान टाउटे के बाद अब बंगाल की खाड़ी में यास नाम का एक दूसरा चक्रवाती तूफान दस्तक दे रहा है। यास तूफान की वजह से 25 मई से बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी, जो धीरे धीरे भारी बारिश में बदल जाएगी। 26 मई को यास तूफान ओडिशा और बंगाल के समुद्र तट से टकरा सकता है। इस दौरान 70 किलोमीटर तक की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। तूफान के खतरे को देखते हुए ओडिशा और बंगाल में प्रशासन ने तटीय इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया। साथ ही मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही जहाजों को भी तूफान से पहले सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साइक्लोन को लेकर के क्या फोरकास्ट है सर? अभी एक ये जो साइक्लोन ऑलरेडी गुजरात क्रॉस किया था वो तो वीकेंड हो गया। अभी उसका बैक टू बैक एक नया साइक्लोन बन रहा है। अभी बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी हो गया, अभी बे ऑफ बंगाल में वो 22 को बन रहा है, जो हमारा उत्तर अंडमान तटीय क्षेत्र और पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर, और वहाँ 22 बन के 24 तक साइक्लोनिक स्टॉर्म में रूप लेगा। उसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा में जाके उड़ीसा वेस्ट बंगाल को 26 मॉर्निंग में छुएगा, टच करेगा। तो इसलिए हम उड़ीसा वेस्ट बंगाल कोस्ट का अभी नाउ फ्रॉम गुजरात एंड महाराष्ट्र, अभी हमारा अटेंशन जो है उड़ीसा वेस्ट बंगाल और अंडमान जो आइलैंड वगैरह है उसका वार्निंग हम टाइम टू टाइम शुरू कर दिया, वार्निंग और गाइडेंस। तो ये हमारा लगभग 5 से 7 दिन प्रोसेस रहेगा, 22 से 27 तक। और बाद में ये सिस्टम भी बिहार झारखंड को अफेक्ट करेगा। जैसे आपने देखा होगा तोकते वो जो है गुजरात से होकर के उत्तर प्रदेश तक अफेक्ट किया है। तो ये जो नया सिस्टम बनेगा उनका नाम है यास, YASS, यास, अच्छा नाम है। और ये जो है उड़ीसा वेस्ट बंगाल को हिट करेगा। 26 तारीख को मॉर्निंग से शुरू करेगा इनकी इम्पैक्ट, और ये फिर लैंडफॉल के बाद अंदर जाएगा। टाउटे तूफान का असर पहाड़ों पर भी दिख रहा है। टाउटे के असर से उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड के चक्राता में बादल फटने की खबर आई। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक बादल फटने के बाद से 4 लोग लापता है। प्रशासन लापता की तलाश में जुटा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गंगोत्री और यमुनोत्री में भी बारिश और पहाड़ियों पर बर्फबारी हो सकती है। यमुनोत्री हाईवे 3 जगहों पर बंद है, जबकि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जमीन धंसने के कारण धरासू और रुतरी सेरा के पास बंद है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़कें दुरुस्त करने में लगा है।